हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक डिस्कस किए थे? Okay, now we are going to start base. Very good. Okay. So do heading base. तो देखो, जैसे मेरा मेरा एसिड होता है वैसे ही मेरा और एक सब्सटेंस होता है बेस। तो एसिड में क्या था कि एसिड था मेरा सब्सटेंस which have sold in test, which have sold in test, and the substance which releases H plus ion। ठीक। तो बेसिस में वैसा क्या होता है, बेस में क्या रिलीज करेगा? बेस में रिलीज करता है OH माइनस आयन। एसिड में अगर हम लोग देखेंगे तो एसिड में रिलीज हो रहा है मेरा H प्लस आयन इन एक्वस मीडियम। बेस में रिलीज होता है OH माइनस आयन इन एक्वस मीडियम। ठीक। हाँ सर, ओइल के मतलब साथ साथ मतलब कुछ कुछ में O2 भी जो रिलीज होता है ना, O2। हाँ, O2 माइनस रिलीज नहीं होता है, बेसिकली O2 माइनस जो प्रेजेंट होता है उसको भी हम लोग बेसिक बोल सकते हैं। वो तो डेफिनेशन हम देखो, अभी हम लोग सिर्फ टर्म्स समझ रहे हैं, फिर हम लोग डेफिनेशन लिखाएंगे। तो OH माइनस रिलीज करने वाला जो भी कंपाउंड है वो हो जाएगा मेरा बेस। तो अभी बात तो समझो, अगर OH माइनस रिलीज करना है, सपोज मान लो ये वाला कंपाउंड तो OH माइनस रिलीज करना है, तो इसके पास एटलीस्ट वन OH तो होना चाहिए, तब तभी जाते वो OH रिलीज करेगा। किसी भी सब्सटेंस में अगर OH है और एक्वस मीडियम में अगर वो OH माइनस तो रिलीज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड आयन अगर रिलीज कर रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं बेस। तो हम लोग जनरल डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं द सब्सटेंस which gives hydroxide ion in aqueous medium is called a base। अब इसका कुछ एग्जांपल देते हैं जो OH माइनस डोनेट कर सकता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल देते हैं तो मान लो ऑल मेटल हाइड्रोक्साइड्स, जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड से सारा का सारा। एग्जांपल कौन सा? सोडियम का हाइड्रोक्साइड, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल 3। फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल 3। फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH होल 2, एटसेट्रा एटसेट्रा चलता रहेगा। कोई भी मेटल जिसके साथ हाइड्रोक्साइड है वो मेरा बेसिक इन नेचर होता है, because they give hydroxide ion in aqueous medium। ठीक, ये हुआ डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बेसिक हाइड्रोक्साइड, मतलब ये बेस किसके हिसाब से? हाइड्रोक्साइड आयन के हिसाब से। नाउ ऑल मेटल हाइड्रोक्साइड तो हुआ,
इसके साथ और एक क्या बनेगा, और एक हाइड्रोक्साइड है जो जिसको बोला जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NH4OH। तो ये भी बेस कहलाता है क्योंकि इसके पास भी क्या है, OH आयन प्रेजेंट है, तो दिस इज ऑल्सो बेस। नाउ हाइड्रोक्साइड के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, सर हाँ तो हाँ हाँ सर एक मिनट। अच्छा, एक सेकंड बाद लिखना, हम पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझा दे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर हम लिखने के लिए टाइम देंगे पूरा। ओके सर। ठीक है, होते यहाँ तक कॉन्सेप्ट सब तो समझ में आया, किसी तो हाँ सर हाँ सर। ठीक है, किसी तो डाउट है, अदर्स स्टूडेंट किसी तो डाउट है इसमें, किसी का डाउट रहता तो जरूर बोलना, ठीक है। ओके ठीक है, तो ये हाइड्रोक्साइड हुआ। अब एक और कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है ना, एक और कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि metal oxides are also basic in nature। मतलब मेटल्स का जो ऑक्साइड बनता है उसको भी हम लोग बेस बोल सकते हैं। अभी मेटल ऑक्साइड्स में क्या प्रेजेंट है, एक तो मेटल प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन ऑक्साइड मींस O2-, सर पे 2-। ठीक, तो मेटल ऑक्साइड्स को भी हम लोग बोलते हैं बेस। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कौन सा, मान लो सोडियम ऑक्साइड Na2O, पोटेशियम ऑक्साइड K2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये सब हो जाएगा मेरा बेसिक इन नेचर। नाउ व्हाई दिस एग्जांपल्स आर कॉल्ड बेसिक, बिकॉज when they react with water, when they react with water, they produce a base। ये सब जो ऑक्साइड है ना, ये ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये मेरा एक बेस बनाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सपोज मान लो Na2O, इसके साथ वाटर का रिएक्शन कर दिए, तो ये कौन सा बेस बनेगा, ये बनेगा बेस NaOH, सोडियम का हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ऑक्साइड ऑफ मेटल्स भी क्या है, बेसिक इन कैरेक्टर है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिए, वाटर में डाल दिए, क्या बना दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज MgOH2। कैल्शियम ऑक्साइड लो, वाटर पे डालो, क्या बेस बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए सिर्फ 2 का जरूरत पड़ेगा। तो देखो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमको एक बेस बना रहा है, दैट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन कैरेक्टर। ठीक है, तो अब अगर बोला जाए कि बेस होता क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बेस क्या है, बेस एक सब्सटेंस है, बेस इज अ सब्सटेंस। फिर कौन सा, इधर इट इज मेटलिक ऑक्साइड, मेटलिक हाइड्रोक्साइड,
और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो भी तो एक बेस था। बेस ऐसा सब्सटेंस है जो या तो मेटलिक ऑक्साइड हो सकता है, या तो मेटलिक हाइड्रोक्साइड हो सकता है, या तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। व्हिच रिएक्ट्स, बेस रिएक्ट किसके साथ करेगा? बेस रिएक्ट करेगा व्हिच रिएक्ट्स विथ एसिड, व्हिच रिएक्ट्स विथ एसिड। और एसिड के साथ बेस का रिएक्शन में क्या फॉर्म हुआ था बताओ? एसिड जब पढ़ाए थे तब बोले थे सर ओनली सॉल्ट एंड वाटर। टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो या तो वो हो सकता है मेटलिक ऑक्साइड, या तो वो हो सकता है मेटलिक हाइड्रोक्साइड, या तो वो हो सकता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो रिएक्ट कर सकता है एसिड के साथ और बनाता है मेरा सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ सर समझ में। किसी तो डाउट है यहाँ पर? सर हाँ बोलो। सर लेकिन कुछ कुछ बेस है जो मतलब ओनली वाटर और मतलब क्या बोलते हैं सॉल्ट एंड वाटर भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन कभी कभी वो लोग कभी कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो सर उसे बेस क्यों हम बोलेंगे? वो मतलब किसी और सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करेगा तब जाकर CO2 या कुछ प्रोड्यूस करेगा। मतलब सॉल्ट एंड वाटर हुआ, उसके साथ अगर साइड प्रोडक्ट के हिसाब से CO2 निकल जाए तो निकल सकता है। जैसे मान लो सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट आर बेसिक इन नेचर, उसमें थोड़ा बेस प्रेजेंट होता है, वो हालांकि वो सॉल्ट है, ठीक है, तो बेस वाला एक पोर्शन रहता है, तो वहां से कार्बोनेट निकल सकता है, हीट अगर कर देंगे सिर्फ हीटिंग तो निकल सकता है। हाँ एसिड सर कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड का भी जो तो कार्बोनेट निकल जाता है। हाँ तो लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट तो बेस नहीं बोलेंगे ना, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया मेरा सॉल्ट, क्योंकि हाँ सर उसमें तो ना ही ऑक्साइड है ना ही हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। हाँ तो सर जिसमें ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड रहता है उसमें देखना वो एसिड के साथ रिएक्शन के बाद सॉल्ट और वाटर ही प्रोड्यूस करेगा, तो ठीक है। किसी तो डाउट नहीं है? तो चलो पहले फर्स्ट पेज तो नोट डाउन करो, फिर सेकंड पेज, हाँ फिर बताओ, फिर सेकंड पेज पे आते हैं। हाँ सर फर्स्ट पेज हो गया सर, सेकंड पेज देखिए। कोई है जिसका अभी तक फर्स्ट पेज नहीं हुआ है? ठीक है, ये रहा सेकंड पेज।
डन, हो जाए तो बोलना। हाँ सर, हो गया मेरा। अच्छा हाँ सर, मेरा तो। ठीक है, तो है जिसका अभी तक नहीं हुआ है तो वो बोलो तो एक बार रिस्पॉन्स करना। जिनका नहीं हुआ है वो रिस्पॉन्स करना। ठीक है, आई होप सबका हो गया है। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म, दैट इज एल्कली। a new term that is alkali। एल्कली क्या है देखो, बेसिकली एल्कली या सिंपल टॉपिक हम लोग एल्कली तो क्या बोल सकते हैं ना, सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं कि वाटर soluble bases, water soluble bases are called alkalis। मतलब जितने भी बेस हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल में देते थे, ये जितने भी बेस हम लोग यहाँ एग्जाम्पल में देते हैं, ये फिर यहाँ पर जितने भी बेस हम लोग एग्जाम्पल में लिखे हैं, इनमें से जो सारा बेस वाटर सॉल्यूबल हो जाएगा, वाटर में अगर लेन दे तो वो सॉल्यूबल हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग एल्कली। और जो वाटर सॉल्यूबल नहीं होता वो सिर्फ बेस है, ठीक है, वो बेस है। लेकिन एल्कली स्पेशल टर्म हम लोग किसको बोलेंगे ना, एल्कली, सॉरी एल्कली स्पेशल टर्म हम लोग किसको बोलेंगे, बेस व्हिच इज वाटर सॉल्यूबल, ठीक है। वाटर सॉल्यूबल बेसेस आर कॉल्ड एल्कलीज। हाँ अब देखो वाटर सॉल्यूबल होने का मतलब क्या है, वाटर सॉल्यूबल होने के बाद वो आयोनाइज करेगा। मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटेशियम का जो हाइड्रोक्साइड है ये वाटर के साथ सॉल्यूबल हो जाता है, अगर वाटर में डाल दिए तो ये सॉल्यूबल हो जाता है। सॉल्यूबल होने के बाद क्या बनाता है ना, सॉल्यूबल होने के बाद ये आयोनाइज हो जाता है इनटू द पोटेशियम प्लस एंड वही पॉइंट। OH माइनस, ऐसा कुछ बनेगा। इसको बोला जाता है KOH इन एक्वस स्टेट। एथयू मतलब ये वाटर, या तो वाटर दिखाओ एरो के ऊपर, या तो ब्रैकेट में एथयू डाल दो, एक ही बात है। तो ये फॉर्म करेगा के प्लस OH माइनस। तो आफ्टर सॉल्यूबल होने के बाद तो वो आयोनाइज करेगा ही, हम तो पता है सारा एसिड आयोनाइज होता है, सारा बेस आयोनाइज होता है, ठीक। तो याद रखना जो भी वाटर सॉल्यूबल बेस है उसी तो बोला जाएगा एल्कली। तो अभी मान लो सपोज एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान लो फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड हुआ, कॉपर हाइड्रोक्साइड हुआ। तो ये सब बेस क्या है ना, ये सब वाटर इनसॉल्यूबल होता है, वाटर इनसॉल्यूबल होता है। लेकिन इनसॉल्यूबल है मतलब क्या है, फिर भी तो इसको हम लोग बेस बोलेंगे, हाँ सर, क्योंकि वही चांस है। OH आयन से, तो ये हो गया बेस। और इसको हम लोग बोल सकते हैं एल्कली। तो इससे रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, पूछता है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन ऑल alkalis are base but all bases are not alkali, not alkali। इससे एक्सप्लेन कर पाओगे, एग्जांपल दे दे, लिख पाओगे क्या। यस सर। हम लोग कोई भी बेस तो उठा ले, अगर वो सॉल्यूबल हुआ तो उसको बोलेंगे एल्कली। तो बेस ही उठाए थे तो वो तो बेस तो है ही, तब वो एल्कली बना। लेकिन ये बेस है लेकिन सॉल्यूबल तो नहीं हो रहा है, इसलिए इसको सिर्फ बेस बोलेंगे, एल्कली हम लोग नहीं बोल पाएंगे। तो इसका बस हम ये लिखेंगे, मतलब ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। हाँ बस So उससे, all bases are not alkaline because they do not dissolve in water. The bases which dissolve in water are बस और hydrogen। बस एकदम एकदम सिर्फ उतना ही लिखना है और सिर्फ एग्जाम्पल दे देना है बस।
ठीक है, नोट डाउन करो। और ये क्वेश्चन तो भी नोट डाउन करना, इसका आंसर तुम लोग घर में लिख लेना। हो जाएगा? लिख पाओगे खुद से? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है। हो जाए तो बोलना। एक मिनट सर। हाँ, हो जाए तो बोलना। हो गया सर। होते हो गया सर। होते चलो। अब हम लोग हेडिंग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। तो देखो, हम लोग जो एसिड का क्लासिफिकेशन किए थे ना, उसी हिसाब से हम लोग बेस का भी क्लासिफिकेशन करेंगे। लेकिन बेस का क्लासिफिकेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। तो हम तो जल्दी से ये बताओ कि स्ट्रेंथ के ऊपर बेस करते एसिड तो कितने हिस्सों में डिवाइड किए थे? बेस के ऊपर स्ट्रेंथ के ऊपर बेस करते एसिड का क्लासिफिकेशन कितना हुआ था? कितने टाइप्स ऑफ एसिड मिला था हमको? ठीक है 3 टाइप्स। हाँ स्ट्रेंथ कौन सा 3 टाइप मिला था बताओ? सर। सर हाँ सर। सर मोनोबेसिक एसिड, सर डाइबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक। No, no, you are saying that that classification is Concentrated and dilute too. no, that is not correct. Strength, देखो इस बार नोट्स निकालो, स्ट्रेंथ बता रहे। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट वाला तो हो गया मेरा क्या बोलते हैं उसको, अमाउंट के ऊपर, वाटर के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर। ये तो नोट्स निकालो जल्दी से, जो लिखा है तो वो नोट्स निकालो। कॉन्सेंट्रेशन का ऊपर डिपेंड करते वो था। Sir, organic and inorganic. स्ट्रेंथ के ऊपर क्या लिखा है? तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लिखा थे। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो सोर्स के ऊपर लिखाए थे, उसको तो सोर्स बोला जाता है। स्ट्रेंथ में नहीं लिखाए थे कुछ? नहीं सर strength के लिए लिखा है। Depending upon the sources, depending upon concentration, or depending upon basic. Yes, sir, that's it. Only three types. अच्छा ठीक है, तब मेरा मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं। तो स्ट्रेंथ देखो, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम 2 पर्सन ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक पर्सन है, पर्सन ए। दिखने में कॉकरोच जैसा लग रहा है, लेकिन कॉकरोच मत मानना उसको, ठीक है। दिस इज पर्सन बी। ये थोड़ा मोटा छोटा इंसान लग रहा है ना, और ये थोड़ा पतला दुबला लग रहा है। अभी बोलो इन दोनों में से किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा फिजिकली? अगर स्ट्रेंथ पूछा जाए फिजिकली, सबसे मोटा का। मोटा था, दैट्स मीन बी का। तो हम लोग बोल सकते बी इज स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू ए, ठीक। Yes. तो जब भी स्ट्रेंथ बोलेगा तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन आएगा। स्ट्रेंथ मतलब 2 ऑप्शन, या तो वो स्ट्रांग है या तो वो वीक है।
ये इसके रेस्पेक्ट में उतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब क्या, ये स्ट्रांग, ये वीक। हम लोग जब भी स्ट्रेंथ बताते हैं तो स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं दोनों के बीच में, तो जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा है वो स्ट्रॉन्गर पर्सन, जिसका स्ट्रेंथ नहीं है वो वीकर पर्सन। तो मेरा दो बेस मिलेगा, एक होगा स्ट्रॉन्ग बेस और एक होगा वीक बेस। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस कैसा होगा, हम मिस कर देते ना एसिड में, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड हम मिस कर देते शायद, इसीलिए तुम लोग भूल जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर हम बता दे रहे, उससे एक बार कॉपी पेस्ट कर लेना बाद में, ठीक है। सेम डेफिनेशन होगा, देखो जो स्ट्रॉन्ग बेस का डेफिनेशन बनेगा ना, वही स्ट्रॉन्ग एसिड का भी डेफिनेशन बनेगा, सिर्फ बेस के प्लेस में एसिड बैठ जाएगा बस। क्या होता है देखो, जब बेस का स्ट्रॉन्ग और वीक किसको बोलेंगे, मान लो मेरे पास, मान लो ये मेरे पास NaOH है, एक भीतर में NaOH है, बहुत सारे NaOH होगा। अगर एक भीतर में हम NaOH ले रहे तो इसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा ना NaOH का। हर एक NaOH जब डिसोसिएट करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, Na प्लस और OH माइनस। हाँ सर। ठीक, तो मेरे पास ऐसे कितने NaOH है, सपोज 5 NaOH है, नहीं चलो 6 NaOH मान लेते हैं, मेरे पास सपोज 6 NaOH है। तो 1 NaOH से, एक सिंगल NaOH से सिंगल Na प्लस और सिंगल OH माइनस मिल रहा है, तो 6 NaOH से कितना Na प्लस प्रोड्यूस होगा, अगर 8 NaOH से 8 Na प्लस और 8 OH माइनस प्रोड्यूस हो रहा है, तो वैसे अगर मेरे पास यहाँ मान लो कि वैसे ही मेरे पास मान लो यहाँ पर 10 NaOH है, तो 8 NaOH से 8 Na प्लस, तो 10 NaOH से तो 10 एन प्लस 10 Na प्लस और 10 OH माइनस। तो मान लो कि ये बेस जो है मेरे पास 10 था, और 10 तो 10 था, 10 बेस डिसोसिएट कर दिया, जितना भी बेस था ऑल बेसेस आर डिसोसिएटिंग, सारा का सारा बेस डिसोसिएट कर रहा है, आयोनाइज हो रहा है। दैट्स मीन इसको बोला जाता है कंप्लीट आयोनाइजेशन, इट इज कॉल्ड कंप्लीट आयोनाइजेशन या फिर कंप्लीट डिसोसिएशन। ठीक, लेकिन मान लो मेरे पास था 10 NaOH, हमको अभी मिल रहा है 8 Na प्लस और 8 OH माइनस। दैट्स मीन क्या, आउट ऑफ 10 सिर्फ 8 मेरा डिसोसिएट हुआ है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है पार्शियल डिसोसिएशन, इसको बोला जाता है पार्शियल डिसोसिएशन। मतलब मेरे पास जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ बेस था, सारा का सारा मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं हुआ, कुछ पोर्शन बच गया। ठीक है, उसको बोलता है पार्शियल डिसोसिएशन। लेकिन जितने सारे मॉलिक्यूल्स थे अगर सबका सब डिसोसिएट हो गया, 100% डिसोसिएशन हो गया, तो उसको बोला जाता है कंप्लीट डिसोसिएशन। अब ये एसिड के लिए लो या बेस के लिए लो, कॉन्सेप्ट मेरा सेम है। अगर एसिड होता तो HCl होता, तो 10 HCl से अगर 10 H प्लस और 10 Cl माइनस मिल जाए, या फिर आउट ऑफ 10 अगर सिर्फ 8 HCl हम तो यहाँ पर डिसोसिएट करते मिल जाए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो एसिड या जो बेस कंप्लीट डिसोसिएशन करेगा वो स्ट्रॉन्ग है। कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब स्ट्रॉन्ग, और पार्शियल डिसोसिएशन मतलब वीक। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आया। हाँ सर हाँ। हाँ सर। तो डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर,
हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस का bases which dissociate completely in aqueous medium are called स्ट्रॉन्ग बेसिस। जो भी बेस मेरा कंप्लीट डिसोसिएशन होगा उसको बोला जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो विद बेस कौन सा हो जाएगा? विद बेस कौन सा हो जाएगा? मेरा पूरा का पूरा लाइन सेम रहेगा, बेसिस विच डिसोसिएट। सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली के प्लेस में हो जाएगा पार्शियली। इन एक्वस मीडियम आर कॉल्ड विद बेस। समझ में आया? तुम लोग ये सेंटेंस पूरा लिखना, ठीक है? हम डॉटेड दे दिए, लेकिन तुम लोग ये सेंटेंस पूरा लिखना। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल कौन है? NaOH है, KOH है, फिर जाकर सीजियम हाइड्रोक्साइड है। मतलब जो भी ग्रुप 1 वाला एलिमेंट है ना, ग्रुप 1 वाला, वो होता है मेरा स्ट्रॉन्ग। और ग्रुप 2 वाला बन जाता है वीक। ग्रुप 2 और अदर्स ग्रुप भी लेंगे तो वो मेरा बनता है वीक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है? फिर ज्यादा अमोनियम भी बनता है मेरा वीक। अमोनियम भी विद बेस होता है। चलो लिखो इसको जल्दी से। हाँ शुरू। तो अभी बताओ, अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पूछे, सपोज अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बताएंगे, तो डेफिनेशन क्या होगा? एसिड्स व्हिच डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस मीडियम आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। और विद बेस के लिए वही होगा, एसिड व्हिच डिसोसिएट्स पार्शियली इज कॉल्ड विद एसिड। समझ में आया? एसिड के लिए क्या लिखना है, ठीक है? सबका हुआ तो इसका है, जो नहीं हुआ अभी तक देख लो, किसी तरह हो गया, ठीक है? हाँ शुरू। तो एक काम करना था, जब क्लास खत्म हो जाएगा घर में वो एसिड के पीछे ना वहां पर लिख लेना एक बार खुद से, ठीक है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड लिख लेना, हो जाएगा ना डेफिनेशन। हम यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल्स, आपका definition बता। ठीक है, डेफिनेशन हो जाएगा, हम सिर्फ एग्जांपल्स बता देते हैं। जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड बताए थे, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड बताए थे, वो सारा का सारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड बताए थे, वो सारा का सारा वीक एसिड है। उसको एग्जांपल में डाल देना। जितना इनऑर्गेनिक एसिड है ऑल आर स्ट्रॉन्ग, और जितना वीक ऑर्गेनिक एसिड है ऑल आर वीक। तो मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत स्ट्रॉन्ग है, एकदम स्ट्रॉन्ग है। ठीक हाँ हाँ सर। होते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो ये हुआ स्ट्रेंथ के ऊपर बेस करते हैं। अब जो सेकंड पॉइंट है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of
देयर एसिडिटी, एसिड के लिए क्या यूज किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, और उस टाइम पे बोले थे कि बेस के लिए क्या होता है, एसिडिटी। तो सबसे फर्स्ट तो हम तो ये देखना है कि एसिडिटी का डेफिनेशन क्या है। किसी तो कोई आइडिया है एसिडिटी का डेफिनेशन क्या है, क्योंकि हम बेसिसिटी समझाने के टाइम बोले थे एक बार। कोई बोल सकता है व्हाट इज एसिडिटी? सर एसिडिटी मतलब जितना मतलब नंबर ऑफ मतलब सर एक मतलब एसिड के खिलाफ मतलब जितना नंबर ऑफ मतलब आयंस मतलब एक प्लस आयंस मतलब उधर में प्रोड्यूस होगा पर मॉलिक्यूल। ठीक है, और कुछ? देखो एसिड से एक्वा सॉल्यूशन। हाँ ठीक है, एसिड से क्या निकलेगा, एसिड से निकलेगा H प्लस आयन, और बेस से क्या निकलेगा, OH माइनस आयन। ये दोनों आपस में काउंटर अटैक करता है, इसलिए बोला जाता है एसिड का बेसिसिटी। क्यों? क्योंकि एसिड का जो H प्लस आया वो कितने बेस का OH माइनस तो अटैक कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी। तो सिमिलरली बेस तो क्या बोलेंगे, तो बेस का OH माइनस कितने H प्लस तो अटैक कर पा रहा है। तो बेसिकली जितना OH माइनस प्रोड्यूस होगा उतना ही H प्लस तो वो अटैक करेगा। सर आप सर डेफिनेशन लिखा दीजिए एसिडिटी का। हाँ लिखा दे रहे हैं, हम समझा दे रहे हैं, पहले हम लिखा दे रहे हैं। तो मान लो कि मेरे पास दो OH माइनस है, तो वो दो H प्लस तो अटैक करेगा। तीन OH माइनस है तो तीन H प्लस तो अटैक करेगा। तो कितने एसिड तो अटैक किया, तीन H प्लस मतलब तीन एसिड तो वो कौन अटैक किया, OH माइनस से। तो सिंपली एसिडिटी का मतलब क्या होता है, सिंपली एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है, which can react or which can be produced, per molecule of the base, mandatorily in aqueous medium, एक बेस से कितना OH माइनस आ रहा है एक्वस मीडियम पे, एक बेस से, उसी तो बोला जाएगा एसिडिटी। हाँ सर। ठीक, तो अभी देखो हम लोग वहां पर ये किए थे ना, बेसिसिटी तो ऊपर डिवाइड करते क्या क्या बैठाए थे, यस सर। बेसिसिटी तो जब एसिड के लिए बेसिसिटी लिए थे तो कितने एसिड प्रोड्यूस हुआ था, एसिड प्रोड्यूस हुआ था, मोनोबेसिक एसिड प्रोड्यूस हुआ था। तो यहाँ क्या प्रोड्यूस होता, ट्राई बेसिक, तो यहाँ होता मोनो एसिडिक बेस, उल्टा होता, ठीक है। वहाँ मोनो बेसिक एसिड था, यहाँ मोनो एसिडिक बेस, फिर डाई एसिडिक बेस, फिर ट्राई एसिडिक बेस। तो डेफिनेशन तो मेरा सेम है ना, कि मोनो एसिडिक बेस मतलब बेस विच रिलीजेस वन OH माइनस आयन, बेस which dissociates, sorry dissociates नहीं, which produce करो, base which produced one OH minus ion per molecule is called
यही मोनो एसिडिक बेस, जिसका एग्जाम्पल क्या है, NaOH, KOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। हाँ बोलो। सर मतलब मोनोबेसिक हुआ तो एक मॉलिक्यूल एसिड का के साथ रिएक्ट करेगा, दो दो एसिड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, एक इज डाई एसिडिक ना, एंड इफ इट इज ट्राई एसिडिक देन इट विल रिएक्ट विद थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। नहीं 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 नहीं, ये जो NaOH है ये दो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन दो मॉलिक्यूल लेंगे तब, एक मॉलिक्यूल एक एसिड के साथ। और सर डाई बेसिक में एक ही मॉलिक्यूल दो एसिड को हाँ, डाई एसिडिक में एक ही बेस दो एसिड के साथ जा सकता है, क्योंकि उसके पास दो दो हाथ है, अगर हम लोग सोचे तो उसके पास दो हैंड्स है, इसके पास 3 हैंड्स है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखो जल्दी जल्दी, हम एग्जांपल्स बता दे रहे हैं। डाई एसिडिक मतलब दो OH तो होना चाहिए, दो OH वाला एग्जांपल कौन कौन सा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, फिर ज्यादातर कॉपर हाइड्रोक्साइड है, फेरस हाइड्रोक्साइड है, ये सारा हो जाएगा डाई के लिए। और ट्राई के लिए हो जाएगा एल्यूमिनियम, फेरिक, ये सारा। ठीक है, समझ में आया? चलो जल्दी से लिखो इसको, पूरा तीनों डेफिनेशन कंप्लीट करो, तीनों, कुछ छोड़ना नहीं है। यस सर, डन सर। होता है। एक मिनट सर, एक मिनट। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। कोई है जिसका नहीं हुआ है अभी तक? हो गया। हो दिया, चलो ठीक है। अब हम लोग आएंगे प्रिपरेशन ऑफ बेस। ठीक है, अब हम लोग करेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेस। देखो एक बार वापस से बताओ, यहाँ तक किसी तो डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, नहीं सर, कोई आउट नहीं। ओके, चलो ना डाउट नहीं है, इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग करेंगे क्या करेंगे, क्या बोले, प्रिपरेशन ना? हाँ, सर ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ बेस। तो जैसे हम लोग एसिड के लिए प्रिपेयर तो ये थे बहुत सारे प्रोसेस है, वैसे हम लोग बेस के लिए भी प्रिपेयर करेंगे बहुत सारे प्रोसेस है, जिसमें से फर्स्ट प्रोसेस है फ्रॉम मेटल। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, मेटल्स हाइड्रोक्साइड भी प्रोड्यूस करेंगे और मेटल ऑक्साइड्स भी प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि दोनों अल्टीमेट बेस बन सकता है। ठीक है, दोनों अल्टीमेट बेस बन सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर दोनों प्रिपेयर करेंगे।
तो देखो हम तो सबसे पहले ये बताओ कि जो फ्रॉम मेटल, तो मेटल से मेटल ऑक्साइड कैसे बनेगा? मेटल से मेटल ऑक्साइड कैसे बनेगा, बनाओ बताओ। जब O2 रिएक्ट करेगा जब O2 रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो तब। बहुत अच्छी बात है, दैट्स मीन मेटल के साथ अगर हम लोग ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा दिए तो जो भी मेटल लेंगे उसका मेटल ऑक्साइड तो बन ही जाएगा। हाँ सर ठीक है तो एग्जांपल लेते हैं, चलो सोडियम ले लिए, ऑक्सीजन बिठा दिए, तो मेटल ऑक्साइड कौन सा बना? सर NaO2 Na2 Na2O सर Na2O। मैग्नीशियम तो लिए, ऑक्सीजन क्या बनेगा? MgO MgO। कैल्शियम तो लिए, O2 क्या बनेगा? CO CO। तो ये हुआ फ्रॉम मेटल्स। तो मेटल तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मेटल ऑक्साइड बन दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या होगा ना, अब इसी मेटल ऑक्साइड्स को जो नेक्स्ट प्रोसेस है मेरा, नेक्स्ट प्रोसेस हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो यही जो मेटल ऑक्साइड बना, इसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ। तो मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। यस सर मेटल हाइड्रो हाँ सर मैंने मेटल हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड क्या आया? Na2O आया। इसको वाटर में डाल दो, क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा। वाटर तो मेरा कॉमन है। ना 1 2 हाँ 3 स्टेप्स है ना हाँ, ये What- नहीं नहीं, स्टेप नहीं, अलग अलग प्रोसेस है। सर ठीक है सर मतलब ये एक प्रोसेस है जिससे मेटल ऑक्साइड बना, ये एक प्रोसेस है जो मेटल ऑक्साइड्स तो फिर मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ तो ये बन जाएगा MgOH2। कैल्शियम ऑक्साइड था, ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ वाटर प्रेजेंट है। जल्दी से लिखो। हाँ सर होगी सर एक सेकंड सर हो गया सर ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं। सबका हुआ? कोई है जो नहीं हुआ अभी तक? और कोई क्लास ही में नहीं है सर सॉरी हाँ, तो ये रिस्पॉन्स भी नहीं देता है। अब विजीत, आहान और अपूर्वा। आर्यन भी आजकल बहुत कम, आर्यन, ईशान, कीर्तिदीप बहुत कम रिस्पॉन्स करते हैं। चलो पहले भी करते ठीक है, कोई बात नहीं। क्लास होने से हुआ, सुन रहा है बस, इतना बहुत है, सिर्फ समझ लो। तो डाउट रहता तो फिर जरूर बोलना, बस वो मैंडेटरी है। डाउट्स लेते धर मत जाना। चलो नंबर 3, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? ये तो नेक्स्ट प्रोसेस है, अगर मेटल तो डायरेक्टली हम लोग वाटर में डाल देंगे तब क्या बनेगा? मेटल तो डायरेक्टली अगर वाटर में डाल देंगे तो क्या बनता है? बेस बनेगा और हाइड्रोजन की प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन हाँ, मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अभी तो यहाँ पर एक चीज याद रखना, ये वाटर लेकिन मेरा नॉर्मल वाटर है, ठीक है? कोल्ड वाटर के आसपास मान सकते हो, कोल्ड या फिर नॉर्मल। स्टीम नहीं लेना है, स्टीम लेने से मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है। क्या बनता है स्टीम लेने मेटल से? ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बन जाता है।
ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल वाटर तो लिए हैं। तो सपोज एग्जांपल में हम लोग लेते हैं सोडियम को, तो सोडियम प्लस वाटर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, और साथ ही साथ हाइड्रोजन दैट इज H2। अब देखो हाइड्रोजन जो है वो गैसियस सब्सटेंसेस है, ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, H2 के ब्रैकेट में G लिखेंगे और इसको बाहर निकाल देंगे। सपोज कैल्शियम लेते हैं, तो कैल्शियम प्लस वाटर, वो भी क्या होगा, वो भी होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, बाहर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो ये जब हम तो पता है कि मेटल तो अगर स्टीम में डालेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनता है, तो मेटल ऑक्साइड भी तो एक काइंड ऑफ बेस है ना, यहाँ पर जैसे हम लोग मेटल ऑक्साइड प्रिपेयर किए थे, कौन सा बेस है? तो यहाँ पर हम लोग उसको भी तो एक प्रोसेस में डाल ही सकते हैं, तो मेटल प्लस स्टीम डाल दो, तो मेटल प्लस स्टीम डालने से ये बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो वहां भी रिलीज होता, जैसे कि मान लो सोडियम है, जैसे कि मान लो सोडियम है, साथ ही साथ वाटर, स्टीम का भी फॉर्मूला वाटर ही है, तो ये बन जाएगा Na2O, हाँ Na2O प्लस H2। मान लो मैग्नीशियम है, सर समझा दीजिए स्टीम से क्यों ऑक्साइड बन जाता है? स्टीम से क्यों ऑक्साइड बन जाता है, देखो स्टीम जब देते हैं ना तो टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है ना, यस सर। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, तो ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, जिसको ये ऑक्साइड है, हाइड्रोजन अटैच है, इसलिए इसको बोला गया हाइड्रो ऑक्साइड। तो स्टीम मतलब टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, उस टेम्परेचर में हाइड्रोजन बाहर आ जाता है, मतलब यहाँ पर वो रहता नहीं है, इसके साथ ब्रेक कर जाता है। ठीक है, हायर टेम्परेचर में वो स्टीम से अलग हो जाता है और कुछ नहीं। चलो जल्दी से नोट डाउन करो। हो जाए तो बोलो। हो गया सर। हो गया। मतलब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कितना 5 ना। हाँ सर भाई। नेक्स्ट प्रोसेस है बाय डबल डिकम्पोजिशन। तो डबल डिकम्पोजिशन प्रोसेस में भी हम लोग को बेस मिलेगा, लेकिन इसमें याद रखना, इसमें क्या होता है ना, डबल डिकम्पोजिशन में हम लोग पहले से एक वाटर सॉल्यूबल बेस तो लेते हैं, एक वाटर सॉल्यूबल बेस तो लेते हैं, और आयन एक्सचेंज से मदद से क्या बनाते हैं, वाटर इनसॉल्यूबल बेस तो बनाते हैं। दैट्स मीन इसमें बेसिकली क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल बेस, दैट्स मीन इट इज कॉल्ड एल्कली। तो एल्कली मेरा बेस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कली से प्रॉपर बेस बनता है। तो ऐसा जरूरत क्यों पड़ा, ऐसा जरूरत इसलिए पड़ा, मान लो लेबोरेटरी में हम लोग कोई भी काम करते हैं,
कोई भी एक रिसर्च चल रहा है, सैटरडे संडे मार्केट बंद है, फिर फ्राइडे तक रात तो 12 बज रहा है, मार्केट भी बंद है। अब हम तो एक काम कर रहे हैं, जो रिसर्च चल रहा है उसके ऊपर हम तो अभी से अभी रिएजेंट चाहिए, और हम तो मंडे सुबह तो रिपोर्ट करना है, तो सैटरडे संडे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो जो भी मेरे पास इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है, जो भी रिएक्टेंट प्रेजेंट है, उसको यूज करते हुए और एक रिएक्टेंट तो कैसे बनाया जाए, ये नॉलेज के लिए ये डबल डिकम्पोजिशन प्रोसेस काम में लगता है। मान लो किसी को चाहिए फेरिक हाइड्रोक्साइड, लेकिन वो देख रहा है कि मेरे पास तो फेरिक हाइड्रोक्साइड नहीं है, मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। लेकिन लैब में उसे कहीं पर दिख दिया फेरस का कोई भी एक सॉल्ट, आयरन का कोई भी एक सॉल्ट उसको दिख दिया, तो वो क्या करते, सपोज एक सॉल्ट ले लिए हम लोग FeCl3 ले लिए सपोज, ठीक है, हम लोग ये कोई भी सॉल्ट उसके पास है आयरन का, FeSO4 भी ले सकते हैं, कोई भी मतलब जो भी आयरन का सॉल्ट है वो देते हैं। हम तो चाहिए FeOH3, मेरे पास है FeCl3 है और NaOH है, तो इन दोनों को जब मिला देंगे ना, तो डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस के थ्रू क्या बनेगा, ये आयरन ये वाला मेटल तो हटा देगा और ये OH तो अपने साथ ले लेगा, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बन गया। ये सोडियम ये Cl के साथ एक्सचेंज करते हुए फिर से NaCl बना लेगा। मतलब आयन एक्सचेंज करते हुए दूसरा बेस या दूसरा सॉल्ट तो प्रोड्यूस हम लोग कर सकते हैं। ऐसे भी सोच सकते हो कि हम तो NaCl चाहिए था लेकिन FeCl3 है, NaOH है, मिला देंगे तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पर बताओ Fe है और OH है, तो FeOH3 तो बनेगा, FeOH3 तो बनेगा। सॉल्ट कौन सा बनेगा, सॉल्ट NaSO4, श्योर NaSO4 नहीं, यस, तो वही तो बोले सर, Na2SO4। अच्छा नहीं सुनाई दिया, सॉरी, ठीक है Na2SO4। ठीक, तो आयन एक्सचेंज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूबल बेस से इनसॉल्यूबल बेस तो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, दैट मीन एल्काली से बेस तो बना लेते हैं, फिर उसका यूज करते हैं। ये जो FeOH3 है ये सॉल्यूबल नहीं है, प्रेसिपिटेट के रूप से हम तो मिलेगा, रेडिश ब्राउन कलर का इसका प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, रेडिश कलर रस्ट वाला कलर जैसा FeOH3 होता है। और एक रिएक्शन अगर हम लोग एग्जाम्पल में ले, सपोज NaOH है, सर बोलो। सर ये डीकॉम्पोजिशन का ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। हाँ तो डबल डिस्प्लेसमेंट का ही और एक नाम होता है डबल डिकम्पोजिशन। ओके सर। वो जो बोल रहे वो सिर्फ डिकम्पोजिशन है, जो हीट देने पर ब्रेक कर जाता है, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन, ये तुम लोग तो बुक में लिखा हुआ रहता है, डबल डिकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे पास AlCl3 है और मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है सॉल्यूबल बेस, यहाँ से कौन सा सॉल्ट बनेगा बताओ। तो सॉल्ट बनेगा सर AlOH वो सॉल्ट है, सर वापस से नहीं सर। सर NH4Cl हाँ NH4Cl बनेगा और तो बेसिक बनेगा AlOH ये लो। OH3 क्या बनेगा, दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर कंटिन्यू सर। हाँ चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट होगा मेरा देखो मेटल सल्फाइड्स के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन।
यहाँ से बनेगा मेटल ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ से बनेगा मेटल ऑक्साइड एंड सल्फर और डाइऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड बन रही, कोई भी मेटल सल्फाइड ले लो, सब मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज ZnS, मोस्ट कॉमन, बिकॉज इसको बोला जाता है जिंक ब्लेंड, जिंक का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, माना जाता है इसको, ठीक है, जिंक का बहुत ही अच्छा सोर्स बोला जाता है इसको। जब इसके साथ O2 का रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म होता है, मेटल ऑक्साइड दैट इज जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड दैट इज SO2। कोई भी एक और सल्फर का सॉल्ट बोलो, सल्फाइड का कंपाउंड बताओ, एनीवन? सर ALS होता है, कौन सा? ALS, ALS? एक्रियस नहीं, ALS होता है सर, ALS, ALF होता है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, वो भी ALF3 होता। ALS नहीं हो सकता सर। एल्यूमिनियम का बता रहे हो? हाँ सर, एल्यूमिनियम तो 3 है, एल्यूमिनियम सल्फाइड हाँ बन सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन नहीं है, मतलब उस हिसाब से पाया नहीं जाता है। मोस्ट कॉमनली रेडिली जो मिलता है रिएक्शंस होता है, लेड ले लो, लेड सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है, ये हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, लेड सल्फाइड PbS, तो लेड सल्फाइड प्लस O2, यहाँ से बनेगा PbO प्लस SO2, तो ये प्रोसेस से भी मेटल ऑक्साइड बन गया। लिखो जल्दी से। जल्दी से लिखो, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। हो जाए तो बोलो। सर मेरा हो गया सर। अच्छा ठीक है, कोई है जिसका नहीं हुआ? आई होप हो गया है। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। कितना था? 6 नंबर ना, दैट्स मीन 7। चलो 7 नंबर पे क्या है, 7 नंबर पे हम लोग यूज करेंगे डिकम्पोजिशन, मतलब सॉल्ट्स तो हीट करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर बेसिकली हम लोग कार्बोनेट सॉल्ट को हीट करेंगे। तो हमको पता है कार्बोनेट सॉल्ट को अगर हीट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा, एक ऑक्साइड फॉर्म करता है। वो भी कौन सा, कार्बोनेट में जो मेटल था, ये कार्बोनेट एक मेटल कार्बोनेट बनेगा ना, कार्बोनेट लो या बाई कार्बोनेट भी ले सकते हो, और CO2 भी। हाँ बाई कार्बोनेट भी ले सकते हो, ठीक है, एक ही बात होगा। तो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 होता है, तो ये मेटल ऑक्साइड का तो बेस में हम लोग कन्वर्ट कर ही सकते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CaCO3 लेते हैं, तो इसको हीट करो, तो यहाँ से हमको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक। तो कोई भी कार्बोनेट लेंगे, जैसे कि मान लो सोडियम कार्बोनेट को भी अगर हीट करेंगे तो यहाँ से हमको Na2O मिलेगा प्लस CO2 मिलेगा। सर यहाँ पर पूछना चाह रहे सर, ऐसा एग्जांपल्स देते हैं सर हम लोग हाँ। रिएक्शंस में, तो सर जरूरी है कि बैलेंस हो ही पूरा? नहीं नहीं, ये देखो ये सारा एग्जांपल्स में बैलेंस्ड अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो क्लास 9 में तुम लोग का बैलेंसिंग मेथड था ना, तो बैलेंस फर्स्ट चैप्टर, हाँ, तो जहाँ पर वो बोला दिया था कि बैलेंस करना है, तब तुमको बैलेंस करना था, अदरवाइज एग्जाम्पल में बैलेंसिंग इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है, यहाँ पर बैलेंसिंग मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट दे, तो नेक्स्ट डिकम्पोजिशन हम लोग किसको करेंगे, नेक्स्ट डिकम्पोजिशन करेंगे हम लोग नाइट्रेट सॉल्ट को।
नेक्स्ट डिकम्पोजिशन में ही हम लोग करेंगे नाइट्रेट सॉल्ट तो इस तो हीट करेंगे। यहाँ भी हम तो ये तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। अब देखो नाइट्रेट है ना, ये तो कार्बोनेट था, कार्बोनेट था इसलिए CO2 मिला, नाइट्रेट है इसलिए क्या मिलेगा, NO2 मिलेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा कंपाउंड ऑक्सीजन भी मिलेगा, एक एक्स्ट्रा कंपाउंड ऑक्सीजन भी मिलेगा। जिसका एग्जांपल्स हम लोग देते हैं, इसका एग्जांपल हम लोग देते हैं, सपोज लेते हैं कैल्शियम नाइट्रेट, तो ऑक्साइड कैल्शियम का ऑक्साइड दैट इज CaO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। अगर मान लो हम लोग कोई भी नाइट्रेट्स तो हीट कर रहे तो वहां पर हम तो नाइट्रेट्स का मतलब जो भी मेटल था उस मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, NO2 मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, तो इतने प्रोसेस हमको याद रखना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेस। अब ये बेसिकली मेटल ऑक्साइड्स और मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड हम लोग बनाए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है याद रखना कि अमोनिया गैस लेंगे उसको वाटर में पास करेंगे बस, और कोई प्रोसेस नहीं है। अमोनिया प्रिपरेशन का प्रोसेस लेंदी है, ठीक है, वो हम लोग आएंगे शायद, ये 10 है ना तुम लोग का, 10 में शायद एक चैप्टर भी होगा लास्ट में कहीं अमोनिया, हाँ लास्ट में है ना अमोनिया, वहां पर आकर हम लोग अमोनिया का प्रिपरेशन देखेंगे। लेकिन अमोनिया अगर प्रिपेयर्ड है तो अमोनिया से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है इजीली, वाटर के थ्रू पास कर दो तो फिर वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस स्टेट में हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये था मेरा टोटल बेस का प्रिपरेशन। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? नहीं सर। ठीक है, तो नोट डाउन हो दिया। हाँ 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 सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज होमवर्क रहेगा, ठीक है, जैसे एसिड तक बोले पढ़ लेने के लिए, ये भी पढ़ लो दे, हो जाएगा, थ्योरी पोर्शन है कोई ज़्यादा हेरफेर नहीं है, हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, देखो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस इसमें सिर्फ देखेंगे। फर्स्ट रिएक्शन क्या है, देखो ये मान लो मेरा बेस है, तो ये कौन सा बेस है, ऑक्साइड वाला बेस है, तो हम तो पता है कि ऑक्साइड वाला बेस में अगर वाटर मिला देंगे तो ये तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, तो ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ ऑक्साइड का, ठीक। जिस तो बोला दिया रिएक्शन विथ वाटर मीन्स मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर। सेकेंडली कोई भी बेस या एल्काली के साथ हम लोग जनरली एल्काली के साथ मिलाते हैं, एल्काली प्लस CO2 करते हैं, तो एल्काली प्लस CO2 करने से क्या होगा ना, देखो ये बेस है, एल्काली मतलब बेसिक इन नेचर, और CO2 नॉन मेटल ऑक्साइड, तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है, तो एसिड और बेस मिलाएंगे तो क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर CO2 मिला रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमको मिलेगा कार्बोनेट सॉल्ट, यहाँ पर हमको तो मिलेगा, वर्ड में बता दीजिएगा प्रॉपर्टीज, हाँ क्या बोल रहे हो, प्रॉपर्टीज में सर वर्ड्स में बता दीजिए सर। वर्ड्स में ही तो बता रहे, एल्काली तो अगर हम लोग CO2 के साथ ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कार्बोनेट सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। अब यहाँ पर एग्जांपल ले लो कोई भी एल्काली, दैट इज NaOH ले लो, KOH ले लो, इसके साथ CO2 तो ऐड कर दो,
तो कार्बोनेट, मेटल था कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3। पोटेशियम था कार्बोनेट, दैट इज Fe2CO3 प्लस वाटर जो है वो वाटर तो रहेगा ही। केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन सिर्फ याद करना है और कुछ नहीं। नंबर थर्ड इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम यहाँ पर नहीं बताएंगे क्योंकि एसिड में बताए थे। पूरा का पूरा सेम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, वहां से कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक हो जाएगा ना? हाँ सर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ सॉल्ट के साथ, कुछ मेटालिक सॉल्ट के साथ, मेटालिक सॉल्ट के साथ हम लोग बेस या एल्काली दोनों का रिएक्शन करवाएंगे। मेटालिक सॉल्ट के साथ बेस और एल्काली दोनों का रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पर हम तो क्या होगा, एक दूसरा टाइप का सॉल्ट मिलेगा, एक अनदर सॉल्ट मिलेगा। और ये तो एल्काली है ना, हम तो यहाँ पर मिलेगा इनसॉल्यूबल बेस, मतलब इनसॉल्यूबल हाइड्रोक्साइड जिसको बोल सकते हैं। तो देखो मेटालिक सॉल्ट कोई भी मेटालिक सॉल्ट लेते हैं, सपोज ZnSO4 तो लेते हैं, जिंक सल्फेट, और एक बेस या फिर एल्काली लेते हैं, सपोज NaOH। तो यहाँ जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, Na, मतलब इस मेटल के साथ ये वाला नॉन मेटल, तो ये बनेगा मेरा Na2SO4, बेसिकली आयन एक्सचेंज हो रहा है, और जिंक हाइड्रोक्साइड ये इनसॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। कैसा प्रेसिपिटेट होता है, ये होता है जिलाटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। अब जिलाटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब कैसा, साबूदाना देते हैं साबूदाना, यस सर। वैसा प्रेसिपिटेट तो हाँ। बोला जाता है जिलाटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट। या फिर जब मान लो हम लोग जब मिल्क बॉयल करते हैं, ठीक है, मिल्क लेने से पहले तो एक बार मिल्क बॉयल किया जाता है जाते वो खराब ना हो जाए, लेकिन मान लो मिल्क, हाँ हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो मान लो कि मिल्क खराब हो गया है, ठीक है, तो देखना ऊपर में कैसे एक व्हाइट स्तंभ का जैसा लेयर प्रोड्यूस होता है, उसको बोला जाता है ये जिलाटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट, हाँ सर हाँ सर। ठीक है। तो हम लोग कोई भी एक मेटल सॉल्ट लेंगे, मेटल सॉल्ट के साथ एक अल्काली का रिएक्शन करवाएंगे तो एक दूसरा सॉल्ट मिलेगा और एक इनसॉल्युबल बेस भी हमको मिलेगा। नोट डाउन हुआ? हाँ सर बिल्कुल। चलो नेक्स्ट देखो, अगर हम लोग नेक्स्ट बताए थी, मेरे पास अमोनियम सॉल्ट है, मेरे पास अमोनियम सॉल्ट है, और उसमें हम लोग एल्काली सर तो ये मिल, किस प्रॉपर्टी है? हाँ ये भी प्रॉपर्टी है, ये नंबर 5 है। ओके सर, सॉरी। अमोनियम सॉल्ट और एल्काली है, तो यहाँ पर एक दूसरा सॉल्ट तो मिलेगा, साथ ही वाटर भी मिलेगा, और उसके साथ अमोनिया रिलीज होता है। अमोनियम सॉल्ट मतलब कोई भी ले लो, अमोनियम क्लोराइड तो ले लो, अमोनियम सल्फेट तो ले लो, कुछ भी ले लो, इसके साथ एल्काली के हिसाब से NaOH तो डाल दिए।
ठीक हीट कर देना है सॉल्ट, तो Na था सॉल्ट Cl के साथ, दैट इज NaCl, और यहाँ अगर NaOH लेन दे तो क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा। बाकी ये तो मेरा सेम है, वाटर और अमोनिया, दैट इज NH3, अमोनिया इज गैस, इट विल लिबरेट। अमोनिया इज गैस, इट विल लिबरेट। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? हाँ सर, ओके, सर हो गया सर। ठीक है। यहाँ पर एक बात याद रखना, क्या हुआ, यहाँ पर ये बात याद रखना, अगर कहीं पर तुमको दिखाई दे रहा है कि NaOH के साथ रिएक्शन हुआ है किसी भी सॉल्ट का, स्पेशली जिंक और एल्यूमिनियम का, जहां पर जिंक हाइड्रोक्साइड बन रहा है या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज AlOH3 बन रहा है, तो ये दोनों क्या है ना, ये दोनों सॉल्यूबल हो जाएगा, इट विल सॉल्यूबल इन एक्सेस NaOH। मतलब ये वाला रिएक्शन अगर कंट्रोल नहीं कर पाए, NaOH का अमाउंट अगर कंट्रोल नहीं कर पाए, तो जो जिंक हाइड्रोक्साइड मिला वो सॉल्यूबल हो जाएगा NaOH में। सॉल्यूबल हो जाएगा मतलब रिएक्शन चलेगा। तो क्या रिएक्शन करता है देखो, यहाँ पर बता दे रहे, जो जिंक हाइड्रोक्साइड है वो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और एक सॉल्ट और वाटर बनाता है, जिस सॉल्ट को बोला जाता है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, ठीक है, Na2ZnO2। तो याद रखना जिंक हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये दोनों सर सॉल्यूबल हो जाता है इन एक्सेस NaOH में, बाकी हाइड्रोक्साइड्स नहीं होता है। हाँ बोलो। सर जिंकेट का ZnO2 माइनस होता है, हाँ, ZnO3 2 माइनस किसका होता है सर? Zn ZnO2 3 माइनस। ZnO2 3 माइनस, हाँ सर, वो मेटा सोडियम मेटा जिंकेट। ओके सर। जल्दी से लिखो। हाँ सर। ओके, ठीक है, हो गया। ठीक है, आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एसिड बेस का स्ट्रेंथ पढ़ेंगे और फिर कुछ सॉल्ट का लेबोरेटरी प्रिपरेशन करेंगे। सिलेबस तो अभी कुछ नहीं बोला होगा स्कूल का एग्जाम का, ठीक है, हम लोग फिर वो सॉल्ट वाला पोर्शन पे आएंगे। ओके। ठीक है, ओके, हेलो सर। हाँ बोलो। सर ऐसे तो हम लोग का स्कूल से आगे आप, लेकिन हम लोग का स्कूल में सर एक चैप्टर पहले ही पढ़ा दिया है, तो यूनिट टेस्ट में आएगा। कौन सा? सर चैप्टर 5 स्टॉइकियोमेट्री वाला जो है, मोल कॉन्सेप्ट। नहीं सर, हाँ इससे सर, हम पहले अपना स्कूल में भी बोला